हेलो फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. वेलकम टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर. हम जो टॉपिक डिस्कस करें दैट इज एज ऑफ जॉनसन, जिसको एज ऑफ सेंसिबिलिटी भी कहा जाता है. हम लोग इसके प्रीवियस लेक्चर में, विच इज लेक्चर नंबर 11, हमने इसके सेलियंट फीचर्स देखे थे, यानी कि जो इस एज की पोइट्री है उसके सेलियंट फीचर्स क्या है, ये डिस्कस किए थे. एनी हाउ, मैं आपको ये बता दूं कि मेरा गला खराब है, जिस वजह से आप लोगों को वॉइस का इशू फेस करना पड़ सकता है. लेकिन कोई भी वर्ड अगर आपको समझ ना आए, कोई कॉन्सेप्ट समझ ना आए, तो मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्स जरूर करूंगी इंशाल्लाह. तो अब हमारा जो आज का टॉपिक है विच इज पोइट्री अगेन, इसमें हम बात करेंगे फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्दर सेलियंट फीचर ऑफ द एज, सॉरी ऑफ द पोइट्री ऑफ दिस एज. ठीक है. अब इस एज में जो पोइट्री थी उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, हम लोगों ने पहले तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे लेक्चर 11 में. इसमें हम बात करते हैं फर्दर हुआ क्या. इसमें जो पोइट्री थी ना, उसका फोकस इमोशन के ऊपर था. ठीक है. इमोशन यानी कि जैसा कि आप जानते हैं कि एज ऑफ जॉनसन को हम लोग एज ऑफ ट्रांजिशन भी कहते हैं या प्री रोमांटिक एज भी कहते हैं. तो जो रोमांटिक एरा की पोइट्री के फीचर्स थे ना, वो फीचर्स हम लोगों को इस एज की पोइट्री में भी नजर आते हैं. क्लियर. तो रोमांटिक एरा की पोइट्री के अंदर हम देखेंगे इमोशन को बड़ा एम्फसाइज किया जाता है. बिल्कुल वैसे ही इस एज में भी हमारे पास चंद एक राइटर होगा, जैसे कि सैमुअल जॉनसन है, ओलिवर गोल्डस्मिथ है. ये क्लासिकल राइटिंग स्टाइल को फॉलो कर रहे होंगे. लेकिन जो बाकी के राइटर्स है ना, वो प्री रोमांटिक राइटर उनको कहा जाता है, या ऐसे राइटर जो कि रोमांटिक रिवाइवल का कॉज बनते हैं. ठीक है. तो उनका जो राइटिंग स्टाइल है उसमें हम लोग को रोमांटिक फीचर्स नजर आएंगे. ठीक. जैसे कि नंबर 1 क्या है, फोकस ऑन इमोशन. इमोशन पे फोकस किया जाना. पहले क्या था, रीजन और लॉजिक चलते आ रहे थे, वो डोमिनेंट था इस एज के अंदर. इससे पहले एज जो एज ऑफ पॉप थी उसको एज ऑफ रीजन भी कहा जाता है. ठीक है. लेकिन इस टाइम पे क्या हुआ, सेंटिमेंटलिटी टुक प्लेस, उसे जगह ले ली. तो इमोशन की बेस पे मेलंकलिक थीम, कंपैशन का थीम, सेंसिटिविटी, ये सब कुछ जो थे ना वो कॉमन हो गए थे, इनके ऊपर एम्फसाइज किया जाने लग पड़ा था. एंड देन नेचर एज अ मिरर, इसमें क्या हुआ, नेचर की बात की जाने लग पड़ी. नेचुरल जो वर्ल्ड था वो एक सोर्स बन गया लोगों का अपने इमोशंस को रिफ्लेक्ट करने के लिए, लोगों को जो उनके इमोशंस उनको इवॉक करने के लिए, अराउज करने के लिए. जैसे कि लश लैंडस्केप्स हो गए, मेलंकलिक स्टॉर्म्स हो गए, तूफान वगैरह, सॉलिटरी सेटिंग्स दिखाई गई. ये सारा कुछ जो था ना, इमोशनल एक्सप्लोरेशन का बैकड्रॉप बन गया था. क्लियर. और इसके अलावा पोइट्री में क्या हुआ, इसमें हम लोग को मेलंकली एंड सेंटिमेंटलिटी नजर आती है. ठीक है. अ सर्टेन विशफुलनेस एंड जेंटल सैडनेस परवेडेड मैनी पॉइंट्स. ठीक है. ये बहुत सी पोएम हम लोगों को नजर आने लग पड़ा था. जो पोइट्स थे वो जो थे ना, लॉस, ग्रीफ और ब्यूटी के बारे में, नेचर की ब्यूटी के बारे में, इनके बारे में बड़े ज्यादा फ्रैंकली बात करने लग पड़े थे. आप इतना डरते नहीं थे, मतलब थीम उनका कॉमन बन गया था कि लॉस की बात कर ली, ग्रीफ की बात कर ली, फ्लीटिंग नेचर ऑफ ब्यूटी की बात कर ली, सो ऑन. फिर पर्सनल एक्सपीरियंस, ये भी इस एज के कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक है. जब मैं एज बोल रही हूँ ना, लेक्चर हमारा पोइट्री के बारे में है, तो आप ये चीज अंडरस्टैंड कर ले कि मैं भी इसमें पोइट्री की स्पेसिफिक बात कर रही हूँ. ठीक है. तो पोइट्री के अंदर पर्सनल एक्सपीरियंस भी अलग पड़े थे. इसमें क्या हुआ, पोइट्स जो थे अपनी ही लाइफ के एक्सपीरियंस से, अपनी ही लाइफ के जो उनके इनकाउंटर्स हो रहे थे, हैपनिंग्स हो रही थी, उनसे मोटिवेशन ले रहे थे. और ज्यादातर जो पोइट्री थी वो कन्फेशनल पोइट्री लिखी जाने लग पड़ी थी. कन्फेशनल मतलब जिसमें आप कन्फेस कर रहे हो कुछ. ठीक है. और इसमें मोस्टली इंटीमेट काइंड ऑफ पोइट्री भी लिखी जाने लग पड़ी थी. अब इसमें सिंपल एंड डायरेक्ट लैंग्वेज का यूज किया जाने लग पड़ा था. पहले था ना लैंग्वेज के ऑर्नामेंटल स्टाइल, डेकोरेटिव लैंग्वेज, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाना, सारा कुछ ना. यहाँ पे क्या हुआ कि जो स्टाइल है ना वो क्लियर और कंसाइज हो गया. ठीक है. और उस क्लियर एंड कंसाइज स्टाइल को यूज करते हुए जो रीडर है, जो पोइट है, उन दोनों के इमोशंस को इजीली एक्सप्रेस और कन्वे किया जा रहा था इस तरह के लैंग्वेज यूज करने में.
क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जब डेकोरेटिव लैंग्वेज यूज करे, कॉम्प्लेक्स मेटाफोरल लैंग्वेज यूज करे, तो उसको अंडरस्टैंड करने में एक एनर्जी लगती है। यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज, डायरेक्ट लैंग्वेज यूज की जाती है, जिसको इतनी अंडरस्टैंड करने में एनर्जी नहीं लग रही थी, ना इतनी कॉम्प्लेक्सिटी फेस करना पड़ रही थी। बस वर्ड्स थे पेज के ऊपर लिखे हुए, जो ऑथर का इमोशन जो है रीडर तक कन्वे कर रहे थे, रीडर के अपने अंदर इमोशंस अराउज कर रहे थे। क्लियर? फर्दर यहाँ पे एम्फसाइज किया जाता है साउंड के ऊपर। कुछ ऐसी डिवाइसेस यूज की जा रही थी जिसके अंदर जो पोइट्री है उसमें एक रिदमिक पैटर्न क्रिएट होता था, एक ऐसा साउंड जो कि आपके अंदर अगेन इमोशनल फैक्टर लेके आता था। और ये साउंड डिवाइसेस पहले भी पोइट्री में यूज की जाती थी, अब भी यूज की जा रही थी, जैसे कि राइम हो गया, मीटर हो गया। लेकिन ये डिवाइसेस यहाँ पे जो इमोशनल इम्पैक्ट है ना, वो लेके आ रही थी। क्लासिकल पोइट्री में ये डिवाइसेस इसलिए यूज की जाती थी ताकि वहां पे जो स्ट्रिक्ट फॉर्मल स्ट्रक्चर है उसको फॉलो किया जाए। लेकिन इस एज ऑफ जॉनसन के अंदर जो हमारे पास प्री रोमांटिक एज या एज ऑफ ट्रांजिशन है या एज ऑफ सेंसिबिलिटी है, इसके अंदर ये साउंड डिवाइसेस इसलिए यूज की जा रही है ताकि एक इमोशनल इम्पैक्ट क्रिएट किया जाए। क्लियर? इसके अलावा भी कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि सेलिब्रेशन ऑफ द सबलाइम, सबलाइम की सेलिब्रेशन की जा रही थी। पोएट जो थे वो वास्ट लैंडस्केप, स्टॉर्मी सीज, मेलैंकोलिक रुइंस, इन सबको एक्सप्लोर कर रहे थे, यूज कर रहे थे, और इनके थ्रू सेंस ऑफ वंडर इवॉक कर रहे थे। इवन जो सेंस ऑफ फियर है उसको भी इवॉक कर रहे थे नेचर के साथ रिलेट करके। ठीक है, तो ये सेलिब्रेशन ऑफ द सबलाइम। फिर एम्पैथी एंड सोशल कंसर्न, हमें इन पोइट्स के अंदर, इन पोइट्स की पोइट्री के अंदर हम लोगों को एम्पैथी एंड सोशल कंसर्न भी नजर आता है। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ साथ पोइट थीम्स ऑफ सोशल इनजस्टिस और प्लाइट ऑफ द लेस फॉर्चुनेट, इनको भी डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, फिर इसके बाद है द कल्ट ऑफ द पास्ट। यहाँ पे जो नॉस्टैल्जिया था सिंपलर टाइम्स का, हम लोग को वो भी नजर आता है, यानी कि नॉस्टैल्जिक एलिमेंट्स नजर आते हैं हम लोगों को, गॉथिक एलिमेंट्स नजर आते हैं हम लोगों को, ग्रेवयार्ड सेटिंग्स नजर आती है हम लोगों को। तो ये ओवरऑल जो कल्ट ऑफ द पास्ट है, यानी कि नॉस्टैल्जिक राइटिंग और ये गॉथिक एलिमेंट्स, ये सारा कुछ, ये सब कुछ यूज करते हुए अगेन इमोशनल जो डेप्थ है उसको एनहांस किया जाता है। ठीक है, फिर द इम्पोर्टेंस ऑफ इमेजिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और रोमांटिक एरा में तो जो पोइट्री है वो है इमेजिनेशन बेस्ड। ठीक है, तो जो पावर ऑफ इमेजिनेशन है ना, उसको यूज किया जा रहा था यहाँ पे, और उसको यूज करते हुए न्यू वर्ल्ड्स एक्सप्लोर किए जा रहे थे। इमोशनल पॉसिबिलिटीज जो थी वो उनको सेंट्रल थीम बना लिया गया था। दिस फोरशैडोड द फुल ब्लोन रोमांटिसिज्म दैट फॉलोड। क्लियर? फिर द पावर ऑफ सिंप्लिसिटी, राइटिंग सिंप्लिसिटी बेस्ड थी, रूरल लाइफ उनको डिस्कस किया गया, एवरीडे एक्सपीरियंस को डिस्कस किया गया। ठीक है, while some poems explored complex emotions, there was also a celebration of the simple joys of rural life and everyday experiences. This reflected a shift away from the focus on the sophisticated and aristocratic in earlier periods. Clear? तो ये था हमारे लेक्चर नंबर 11 से लिंक्ड लेक्चर नंबर 12। हमने उसमें देखा था कुछ पोएट थे इंपॉर्टेंट, उन पोएट में हमारे पास सैमुअल जॉनसन है, ओलिवर गोल्डस्मिथ है। ये दो राइटर हैं ऐसे जिन्होंने क्लासिकल स्टाइल को ही फॉलो किया स्ट्रिक्टली अपनी राइटिंग के अंदर। लेकिन बाकी जो पोएट है इसमें जेम्स थॉमसन, थॉमस ग्रे, विलियम कॉपर, जेम्स मैकफिरसन, विलियम ब्लेक, रॉबर्ट बर्न्स, जॉर्ज क्रेबल, ये ऐसे पोएट हैं जिनका मैंने नेम बोल्ड में लिखा है। इन्होंने रोमांटिक राइटिंग स्टाइल को फॉलो किया है। ये पोएट जो है ये कॉज बने थे रोमांटिक रिवाइवल का, इनकी राइटिंग कॉज बनी थी रोमांटिक रिवाइवल का। इनको इन डिटेल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो यहाँ हमारा आज का लेक्चर हुआ कंप्लीट। आई होप जो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स है और सेलिएंट फीचर्स है वो क्लियर हो चुके होंगे रोमांटिक सॉरी एज ऑफ जॉनसन के, या इसको हम लोग एज ऑफ सेंसिबिलिटी कहते हैं उसके। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पोइट्स के बारे में बात करेंगे, उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स को डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट थीम्स और उनके राइटिंग स्टाइल्स। ओवरऑल हम जो एज ऑफ जॉनसन की पोइट्री है उसको नेक्स्ट लेक्चर जो कि हमारा लेक्चर नंबर 13 होगा उसमें कंप्लीट कर लेंगे।
वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में खास याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर।